नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। धामी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, सशक्त भू कानून को मिली कैबिनेट की मंजूरी। मुख्यमंत्री धामी ने अपने वादे के अनुरूप लिया फैसला। बजट सत्र में सशक्त भू कानून के लिए सीएम ने किया था वादा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को किया गया याद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। कोटद्वार में यूकेडी ने कार्य समिति की बैठक में लिया बड़ा फैसला। देहरादून का केंद्रीय कार्यालय अब जाएगा गैरसैंण। यूकेडी ने पहाड़ी राज्य की स्थायी राजधानी के रूप में गैरसैंण की मांग फिर से उठाई। हरिद्वार में ममता बनर्जी की मौत का कुंभ बयान पर संतों का गुस्सा। महंत पुरी ने ममता के बयान की निंदा की। संतों ने ममता बनर्जी से माफी की मांग की। सितारगंज में स्क्रैप जलाने से जहरीला धुआं फैलने से ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों ने प्रशासन और प्रदूषण बोर्ड पर कोई कदम न उठाने का आरोप लगाया। केमिकल युक्त प्लास्टिक जलाने से स्वास्थ्य पर असर। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश के आसार। 19 और 20 फरवरी को पर्वतीय जिलों में बदला रहेगा मौसम। मैदान में के लिए रहेगी धूप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी के द्वारा दिए गए मौत का कुंभ बयान पर हरिद्वार के संतों में गुस्सा है। महंत पुरी ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने गलत तरीके से सनातन धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला जहां भी होता है वहां बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं और दुर्घटनाएं भी हो सकती है, लेकिन इस प्रकार से पूरे महाकुंभ को मृत्यु का कुंभ कहना निराधार है। महंत पुरी ने आगे कहा कि ममता बनर्जी को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि बंगाल में भी गंगा सागर में हर साल लाखों लोग जाते हैं, जहां भगदड़ की स्थिति बन सकती है। संतों की भावनाओं को आहत करने पर ममता बनर्जी को अपने बयान पर माफी भी मांगनी चाहिए। ये बिल्कुल उन्होंने गलत बोला है और इस प्रकार से सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं को उन्होंने कहीं कहीं ठेस पहुंचाया है, क्योंकि संसार में जहाँ भी कोई कर्म होता है, अच्छा या बुरा, वहाँ हर प्रकार की दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। तो जहाँ इतनी ज़्यादा संख्या में अगर क्राउड आया है और वहाँ अगर कोई घटना घटी है, तो उसके लिए पूरे कुंभ को मृत्यु का कुंभ कहना ये बिल्कुल निराधार है और उनको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। मुझे आशा है भविष्य में बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगी, क्योंकि हर वर्ष वहाँ भी मिनी कुंभ लगता है गंगा सागर में, भगवान कपिल मुनि का जहाँ मेला भरता है, तो वहाँ लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। तो इस प्रकार की भगदड़ की स्थिति देश में कहीं भी हो जाती है। तो इस प्रकार के जो कमेंट किए जा रहे हैं, इसका मैं निंदा करता हूं और ममता बनर्जी से आशा करता हूं कि वो ब्राह्मण बालिका हैं और अच्छे प्रकार से बंगाल राज्य का शासन चला रही हैं। संतों की भावनाएं इससे आहत हुई, कहीं न कहीं उनको इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी कार्य समिति की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यूकेडी की केंद्रीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी ने देहरादून स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय को पहाड़ में स्थित गैरसैंण स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पास किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण में बने और इस उद्देश्य को लेकर यूकेडी ने यह कदम उठाया है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीत हमारे दल के संविधान के हिसाब से 14-15 फरवरी को मलेथा श्रीनगर में नज़दीक कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। साथ में हमारे जो यहाँ पे स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे उनकी समीक्षा भी की गई और आने वाले पंचायत चुनाव में किस तरीके से हमारी भागीदारी रहेगी उस पर भी चर्चा की गई। और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जो कि हमारे जैसे यहाँ पे राजधानी जो हमारा केंद्रीय कार्यालय है उसे राजधानी शिफ्ट करने के संबंध में था। लक्सर के सुल्तानपुर नगर पंचायत में हजरत दादा खान रहमतुल्लाह मोमीन शाह बाबा के 42वें सालाना उर्स का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी और GNSDR ट्रस्ट के अध्यक्ष डायरेक्टर वारिस अहमद ने फीता काट कर उर्स के दूसरे दिन का शुभारंभ किया। वारिस अहमद ने परिवार के साथ नगर में चादरपोशी निकाली और बाबा मोमिन साहब की दरगाह पर माथा टेक कर चादरपोशी की। उन्होंने देश और सुल्तानपुर नगर के आवाम के लिए दुआ भी मांगी है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि नेता पहले भी मेरी जेब में थे, आज भी मेरी जेब में। लो क्या करो। सबको ये ही बात कहना चाहूंगा कि ये 42वां उर्स मेला हजरत बाबा दादा खान रहमतुल्लाह अलैह और मोबिन शाह बाबा का उर्स ये यहाँ पर लगा हुआ है।
और इसको बड़े धूमधाम से, बड़ी शान से सभी लोग इसको सुनते हैं और बड़ा अच्छा इसका लुत्फ उठाते हैं। और यही कहना चाहूँगा कि सब आइए और आके प्रोग्राम का मजा लीजिए और बस इसका जो हो एक लुत्फ उठा के और एक संदेश मोहब्बत का, प्यार का, एकता का, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म का आदमी आके अपनी मन्नतें मांगता है। कल में एसडीएम साहब भी आए थे, वो रिबन काट के इसका उद्घाटन करके गए और उन्हें पता कि भाई समाज सेवी डायरेक्टर वरीश अहमद GNHBR चैरिटेबल चलाते हैं, उसके चेयरमैन भी हैं। सितारगंज के बमनपुरी गांव के पास में कुछ लोग स्क्रैप के नाम पर केमिकल युक्त प्लास्टिक का सामान जला रहे हैं, जिससे गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को जहरीला धुआं झेलना पड़ रहा है। जहरीले धुएं के चलते ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लक्सर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। महाशिवरात्रि से पहले हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और जिला प्रशासन ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम भी किए हैं। हालांकि चंडी घाट पर बने रहे निर्माणाधीन फ्लाईओवर और हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे की धीमी निर्माण गति कांवड़ियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। फ्लाईओवर ये था कि जनवरी तक पूरा हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ लास्ट जो स्ट्रेच है उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गई है। उसकी वजह से इन्होंने उसका रीडिज़ाइन किया है और उसको भेजा उन्होंने मुख्यालय पे, तो वहाँ से ठीक होके आएगा तभी हो पाएगा। हालांकि वो कह रहे हैं कि 4 धाम से पहले हम इसको पूरा कर लेंगे, लेकिन अभी कांवड़ से पहले तो पूर्ण किया जाए उसको संभव नहीं हो पाएगा। दिक्कत तो अभी तो थोड़ी है, पर आगे वो जैसे शिवरात्रि आ रही है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मतलब बीच में कहीं बन गई है, कहीं नहीं बनी है। काफ़ी टाइम से चल रहा है इसमें काम, पर काम पूरा बहुत स्लो हो, वैसे देखा जाए तो काफ़ी साल हो गए मतलब काम को चलते हुए, पर अभी कंप्लीट है नहीं। तो है क्योंकि मतलब काम की व्यवस्था स्लो पोजीशन से हो रहा है, इसको फास्ट होना चाहिए ताकि हमारे आने जाने में दिक्कत ना हो। काम को जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, लेट ना किया जाए। कैसी दिक्कतें आ रही हैं? जाम लगने की, मतलब जो कहीं वन हाईवे है तो वहाँ पर मतलब एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। खबर कोटद्वार से। लालपानी क्षेत्र में नेशनल हाईवे के निर्माण में आपत्ति को लेकर ग्रामीणों ने डीएम से मुलाकात की। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने आपत्ति को विस्तार से सुना। इस पर जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी जो भी समस्या है उसका पूरी तरह से निस्तारण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर जो भी एनएच के निर्माण को लेकर शिकायत मिल रही है उसको भी दूर किया जा रहा है। तो एनएच के विभिन्न समस्याओं को लेके या एनएच का जो अभी हमारा ज़मीन का अधिग्रहण या मुआवजा जो बांटा जा रहा है और एनएच के निर्माण की जो गतिविधि जारी है, तो उसी क्रम में कई सारे लोग, हमारे जो नागरिकगण हैं, उनकी समस्याएं थी और उस संबंध में मैंने विस्तार से उनको सुना भी है और उनकी समस्याओं को त्वरित गति से उनके जो समाधान निकाले जाने उसके लिए एसडीएम साहब को निर्देशित भी किया गया। साथ ही जैसे आर्बिट्रेशन में 80 के आसपास केसेस हैं, तो आर्बिट्रेशन में भी आर्बिट्रेटर साहब से बात करके एक्सपेडाइट करवाने की कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी उन्हें सोल्यूशंस मिलें। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कल शुरू हो गया। बजट सत्र में जहां विपक्ष भू कानून और मूल निवास को लेकर सरकार से जवाब मांगा, तो वहीं इसे लेकर सड़क पर भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। बजट सत्र के दौरान घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य मूल निवास और भू कानून लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा भवन के पास तक पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे और यह हंगामा आज भी लगातार जारी रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दरअसल 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक होकर बने उत्तराखंड राज्य के कई कानून यूपी की नियमावली के हिसाब से ही लागू हैं। लंबे समय से राजनीतिक पार्टियां मूल निवास और भू कानून को लेकर सरकार से मांग कर रही हैं
प्रदेश की बजाय दूसरे राज्यों के कई लोग औने पौने दामों पर उत्तराखंड में जमीनें खरीद रहे हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ऐसे मामलों की जांच के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और 250 वर्ग से अधिक भूमि खरीदने वाले बाहरी राज्यों के लोगों पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन अभी तक ऐसे किसी मामले में जांच पूरी नहीं हुई है। अब विपक्ष इस बजट सत्र में मूल निवास और भू कानून को प्रदेश में लागू करने की मांग उठा रहा है। विपक्षी पार्टियां मूल निवास की अवधि 1950 से लागू करने की मांग की जा रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि धामी सरकार भू कानून में कई संशोधन कर रही है। जल्द ही राज्य में सशक्त भू कानून के लिए अलग अलग क्षेत्र के बुद्धिजीवियों की एक समिति बनाई गई, उसकी सिफारिशें हमें मिल चुकी हैं। जल्द ही सशक्त भू कानून प्रदेश में लागू किया जाएगा। वहीं विपक्ष सदन के समय सीमा कम करने पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। दूसरी ओर प्रदेश की जनता को इस बार बजट सत्र में सशक्त भू कानून लागू होने की उम्मीद जग गई है। लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून की आवश्यकता और जरूरत लगातार इस पर चर्चा होती रही है और पिछले साल मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में जब ये जिम्मेदारी मिली तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग। और अब सीधा आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा से तस्वीर दिखाते हैं। मुख्यमंत्री क्या कहना सुनते हैं। किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं और तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से अहम बातें सत्र में कही गई हैं। एक बार फिर से तस्वीर दिखाएंगे। आयोजन के साथ सहभागी बनकर के इसे सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। महोदय, भी आयोजन के 7 दिन बाकी हैं संपन्न होने के और जो मैंने आज दोपहर तक के आंकड़े बताए हैं, 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज की महात्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और इसीलिए जब यहां पे हमारे प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य डॉक्टर आर.के. पटेल जी, श्री संग्राम सिंह यादव जी और श्रीमती आराधना मिश्रा, मोना जी जब अपनी बातों को यहां पे कह रही थी तो मुझे आपकी बातों को देख करके सचमुच एक तरफ हमें एहसास है अपनी जिम्मेदारियों का, हमारी संवेदनाएं हैं उन सभी के प्रति जो लोग 29 जनवरी के एक स्टैम्पेड के शिकार हुए थे, उन सभी श्रद्धालुजनों के प्रति भी, या प्रयागराज कुंभ के दौरान जो आपने अपनी नोटिस में उल्लेख किया है, सोनभद्र की, अलीगढ़ की या किसी अन्य जगहों पर प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन में भाग लेने के लिए या यहां से जाने के लिए जो लोग यहां से प्रयागराज महाकुंभ में महास्नान के बाद वापस जा रहे थे, सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी संवेदना उन परिवारजनों के प्रति है। सरकार उनके साथ खड़ी है, हर संभव सरकार उनको मदद भी करेगी, लेकिन इस पे राजनीति करना कितना उचित है, प्रश्न यही है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप अपनी बात कह रहे थे, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सदस्य श्री मनोज पांडे जी को, जिन्होंने उन अफवाहों की ओर ध्यान भी दिया कि उल्लेख किया कि काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जा रहा था, नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर के किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है
इनकी जवान का जादू। लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। महोदय, ये उर्दू नहीं है, ये सब हिंदी है। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जो अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे। जब उत्तर प्रदेश की स्थानीय बोलियों को इस सदन में महत्व मिला, उनके द्वारा कहा जा रहा था, उन्होंने विरोध किया था। ठीक उनकी सोच है, ये समाजवादी संस्कार भी है कि हर अच्छे कार्य का विरोध करना है, हर अच्छे कार्य का विरोध करना है। तो उन्होंने कहा कि हिंदी इस सदन की भाषा है, तो हिंदी को तो हटाया नहीं। इस सदस्यों को एक छूट दी गई है कि वे किसी भी इन बोलियों में बोल सकता है, हिंदी में ट्रांसलेट की उसकी सुविधा मिलेगी। इस सुविधा है, थोपा नहीं गया है। दूसरा, भोजपुरी हो, अवधी हो, बुंदेली हो या ब्रज हो, पांडे जी, इनकी लिपि भी देवनागरी है, कोई दूसरी लिपि नहीं है। संविधान के द्वारा घोषित जो व्यवस्था है, उसी के दायरे में सारा कार्य हुआ है। आप जैसे उम्रदराज व्यक्ति को तो इसका स्वागत करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। ओह, मैं इसीलिए कह रहा हूं, देवनागरी ही लिपि है और उसी दायरे में सारा कार्य हुआ है। और इसीलिए मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि ये जो कार्य है, इस कार्य के साथ हमें उसी सकारात्मक भाव के साथ जुड़ना चाहिए। मैं आपके विरोध को कभी उसका न मैं उपहास उड़ाता हूं, न मैं उसको बहुत उसके साथ जोड़ता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी आदतों को। मुझे मालूम है आप लोगों के बारे में एक मान्यता ये भी है, मजबूरी भी है, और आपके बारे में मान्यता भी है कि आज के समाजवादियों के बारे में, तो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करके फिर जाते हैं। और ये जो आप लोगों के बारे में मान्यता है, उसी के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि महोदय, जब हम महाकुंभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये आयोजन, नहीं आपके बारे में इसीलिए बोल रहा हूं, मैं आऊंगा उस पर भी, मैं उस पर भी आऊंगा भी, उस पर भी मैं आ रहा हूं। जब एक महाकुंभ का विरोध पहले दिन से कर रहे थे महोदय, मैं एक एक करके इनके बयानों को यहां पे उद्धृत करना चाहूंगा, और पिछले सदन में भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब हम लोग यहां पे इसी सदन में आए थे तो महाकुंभ पे चर्चा, उस समय महाकुंभ की तैयारियां चल रही थी और चर्चा के लिए एक दिन निश्चित किया गया था। आप लोगों ने सदन नहीं चलने दिया था, सदन नहीं चलने दिया था। अच्छा होता महाकुंभ के पहले सदन में पूरे दिन भर की चर्चा होती, हम उस व्यवस्था के बारे में चर्चा करते, आपके अनुभव का लाभ लेते, लेकिन आपने चर्चा नहीं होने दी। लेकिन पहले दिन से ये चर्चा, पहले दिन से ये अफवाह और इस प्रकार का दुष्प्रचार आपके द्वारा निरंतर होता रहा। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाकुंभ आयोजन के पहले इस बारे में कहना शुरू किया कि साहब, इतना पैसा और इतना विस्तार देने की आवश्यकता क्या है। उनका बयान कि हमारी सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग जो 65 साल से ऊपर और 70 साल से ऊपर के लोग हैं, स्नान नहीं कर पाए। उसके बाद फिर उनके बयान आए, जब शुरू हो गया। फिर लगातार अगर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को देखें, वो आपके संस्कारों के अनुसार ही भाषा का प्रयोग भी करते हैं, और जिस प्रकार की भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है, मुझे लगता है किसी भी सभ्य सोसाइटी के लिए वो भाषा कभी शोभा नहीं देगी। आप लोगों के अपने संस्कार हो सकते हैं,
आप लोगों का अपना व्यवहार हो सकता है, लेकिन कोई सभ्य समाज और कोई सभ्य सोसाइटी उसको कभी मान्यता नहीं दे सकती है। लेकिन उसके माध्यम से लगातार दुष्प्रचार किया गया। यही नहीं, ये भी मांग हुई, देखिए आपकी पार्टी के ही नेता, आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोच पर वहां जो वट वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है। आप देखिए, यानी अक्षय वट का नाम भी उनको नहीं मालूम। सरस्वती कूप को सरस्वती नदी कहते हैं, ये आपका जनरल नॉलेज है। इन्होंने क्या कहा, महाकुंभ कोई शब्द नहीं, क्योंकि महायोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, पैसे की बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महायोजन दिया। पहले दिन से राज्य सरकार आंकड़े दे रही है कि कितने लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई है। जो लोग पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या बता सकते हैं, वे यह नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान चली गई। इनके एक सहयोगी आ रहे हैं, अरे चिंता मत करिए, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखो आप बोल रहे थे, मैं बहुत शांति से सुन रहा था, बहुत शांति से। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है, ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं, ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। इस देश ने अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही, उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है। ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। और सनातन धर्म की सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी भी है। तो सदन के भीतर से आपको हम तस्वीरें दिखाए थे जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से अहम बातें कही गई हों और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला भी बोला गया है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।